Hey guys, welcome to you again our educational platform Great Smart Education. This is your buddy Hariom. Welcome to you again. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी नर्वस सिस्टम के बारे में. नर्वस सिस्टम थोड़ा सा स्टार्ट किया था. नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी ली थी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे जाके इसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था, ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, इनका हम लोगों ने एक बेसिक क्लासिफिकेशन कर लिया, बेसिक क्लासिफाइड कर लिया. फिर हमारी बात आ गई थी नर्व और न्यूरॉन पर. हम लोगों ने नर्व और न्यूरॉन, नर्व और न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस बताया था कि जो नर्व होती है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बनी होती है. मतलब कि जो ये डायग्राम दिख रहा है, जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, वो तो है एक न्यूरॉन. वो क्या है? एक सिंगल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है. और ये बहुत सारे न्यूरॉन, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन आपस में जुड़ जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे? नर्व बना लेंगे. ठीक है सर, बात आ गई समझ में. अब हम बात करते हैं कि इम्पल्स देने के बाद, किसी नर्व को इम्पल्स मिलने के बाद, किसी नर्व को मैसेज आने के बाद उस मैसेज का हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र कैसे होता है, उस मैसेज का हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र कैसे होता है, और वहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे ब्रेन से मैसेज वापस हमारे उस इफेक्टर ऑर्गन तक कैसे आता है, उसको बात को हमको क्लियर करने के लिए हम एक हेडिंग डालने वाले हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्शन. नर्व इम्पल्स कंडक्शन. ठीक है सर. नर्व इम्पल्स कंडक्शन इट मीन्स तंत्रिका आवेग संचरण. तंत्रिका आवेग संचरण, ये हम लोगों ने हेडिंग डाल दी. नर्व इम्पल्स कंडक्शन का मतलब नर्व में इम्पल्स जो जनरेट हुए उनका कंडक्शन कैसे हुआ, तंत्रिका में जो आवेग मिला, जो मैसेज आया, उसका संचरण कैसे हुआ, उसको हम समझाएंगे. अब देखिए, हम लोगों ने बोर्ड पे ये दो डायग्राम बना दिए. ठीक है सर, दो डायग्राम बना दिए. सर लग तो एक जैसे रही हैं, इनमें फ़र्क क्या? फ़र्क देखना, ये जो डायग्राम बना है इसमें स्वान सेल है, ये जो डायग्राम बना है इसमें भी स्वान सेल है, लेकिन इस डायग्राम में स्वान सेल ने माइलिन शीथ बना दी. इस न्यूरॉन में स्वान सेल ने माइलिन शीथ बना दी. सर माइलिन शीथ, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है. माइलिन शीथ होती क्या है? माइलिन शीथ एक कुचालक बैंड होता है, एक कुचालक बैंड या कुचालक शीथ होती है, जो कि ए टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, ए टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है. ये एम्स में आया क्वेश्चन था कि जो माइलिन शीथ के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया कि मतलब उसमें था कि माइलिन शीथ एक फॉस्फोलिपिड होती है. एआर का क्वेश्चन था, एसिलेशन रीजन का. तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि जो माइलिन शीथ होती है वो एक फॉस्फोलिपिड होती है. एसिलेशन ये था, रीजन था कि माइलिन शीथ जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन में साल्टेटोरियल मोशन को बढ़ा देती है. तो उसका आंसर हम लोग सेकंड कर देते हैं, क्योंकि एसिलेशन राइट है, रीजन राइट है, लेकिन एसिलेशन रीजन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बेस्ट रीजन नहीं है, तो उसका थर्ड आंसर हो गया, सॉरी सेकंड आंसर हो गया. ठीक है, वो आगे की बात बाद में बात कर लेंगे. अभी हम थोड़ा समझाते हैं इन दोनों नर्व के बीच में डिफरेंस. ये जो नर्व का मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो मैंने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है, ये है नॉन माइलिनेटेड, ये है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और ये है माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये है माइलिनेटेड न्यूरॉन. सर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन मतलब समझ में आया, स्वान सेल होगी लेकिन माइलिन शीथ नहीं बनाएगी. माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब समझ में आया, सर स्वान सेल होगी लेकिन उसमें माइलिन शीथ बना देगी. सर माइलिन शीथ का हमें फ़ायदा क्या? हेडिंग डाल रखी है नर्व इम्पल्स कंडक्शन, और ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का क्या खेल है? माइलिन शीथ का जिक्र क्यों आया है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करती है. हम एक वर्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, साल्टेटोरियल मोशन. साल्टेटोरियल मोशन, साल्टेटोरियल मोशन. इस
मोशन का मतलब क्या? मोशन मतलब गति, और साल्टेटोरियल मोशन कोई स्पेशल वर्ड ही लग रहा है तो कोई स्पेशल बात ही होगी। साल्टेटोरियल का मतलब होता है जंप करके गति करना, एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करके गति करना। सर यहाँ पे ये जो हम लोग गैप जानते हैं, जो ये बने हुए, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर हो गए, ठीक है सर। यहाँ से हम लोगों ने इस नर्व को इम्पल्स दिया, इस नर्व को भी इम्पल्स दिया, उद्दीपन या कोई चोट पहुंचाई, तो इस नर्व में यहाँ पे मैसेज आए, यहाँ पे इम्पल्स रिसीव हुए, इस नर्व में मैसेज रिसीव हुए, ठीक है सर, रिसीव हो गए। अब आगे देखिए कैसे जाते हैं। ये एक्सोन पार्ट है, ये एक्सोन पार्ट है, ठीक है सर। यहाँ तक मैसेज आ गया, यहाँ तक मैसेज आ गया। सर अब आगे क्या? यहाँ पे तो माइलिन शीथ है, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। सर यहाँ पे तो गड्ढे बने हुए हैं, तो धीरे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। जो मैसेज आता है ना, वो यहाँ पर नोड टू नोड, एक नोड से दूसरे नोड, किसके नोड? नोड्स ऑफ रैनवियर, एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करते हुए गति करेगा। और हम जानते हैं कि अगर हम एक स्ट्रेट सीधा दौड़ते हैं और एक जंप करते हुए मोशन करते हैं, तो ये जंप करने वाली मोशन की स्पीड ज़्यादा होती है। यहाँ पे जंप इसलिए किया क्योंकि जो इम्पल्स आया, जो मैसेज आया, वो यहाँ से गुजर रहा था। तो माइलिन शीथ विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है, वो क्या करती है? इसको रोकती है। लेकिन नर्व इम्पल्स कंडक्शन तो होगा, तो वो एक एडेप्टेशन क्या हो जाता है कि जो इम्पल्स आया वो यहाँ से जंप करता है, इस माइलिन शीथ के अंदर से जाता ही नहीं है, वो सीधा जंप कर जाता है। और वो ऐसे जंप करता हुआ बहुत ही रैपिड स्पीड से निकलता है। और इस जंप करने वाली गति को, इस इम्पल्स के या फिर इस मैसेज के जंप करने वाली गति को हम लोग बोलते हैं साल्टेटोरियल मोशन। वर्ड का मतलब समझ में आया कि जब जो इम्पल्स आया वो जंप करते हुए गति कर रहा है, माइलिन शीथ के ऊपर से नोड टू नोड जंप कर रहा है, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? साल्टेटोरियल मोशन। और यहाँ पे सर क्या होगा? यहाँ पे तो माइलिन शीथ है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? इम्पल्स सीधा बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्ट हो जाएगा। सर यहाँ पे तो सीधा जा रहा है, यहाँ पे जंप करते हुए जा रहा है। सर हमें तो यही पसंद है, यही होना चाहिए। बिल्कुल, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं। सर माइलिनेटेड कहाँ पे होते हैं? जो हम लोगों ने एसएनएस के दो पार्ट बताए थे ना, एसएनएस में हम लोगों ने नर्व बताए थे, सॉरी, एसएनएस में हम लोगों ने नर्व बताए थे, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व थे 12 पे और स्पाइनल नर्व थी 31 पे। जो ये जो नर्व होती है ना, वो न्यूरॉन से तो मिलके बनी ही होगी। ये जो नर्व के न्यूरॉन होते हैं वो होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, यानी जो क्रेनियल वो स्पाइनल नर्व के जो न्यूरॉन होते हैं वो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। और उन माइलिनेटेड न्यूरॉन में साल्टेटोरियल मोशन होता है। और जहाँ जहाँ क्रेनियल और स्पाइनल नर्व पाई जाएगी हमारी बॉडी में, वहाँ पे साल्टेटोरियल मोशन ही होगा, यानी कि वहाँ पे इम्पल्स कंडक्शन बहुत ही तेज़ी से होगा। ठीक है सर, आगे बात समझ में। यहाँ पे बिल्कुल ईजी वे में होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही रैपिड स्पीड से होगा। ये समझ में आ गया। अब सर हमें आपने इसे बेसिकली बता तो दिया, लेकिन नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता कैसे है, इसके पीछे कहानी क्या पूरी, ऐसा क्या चेंज होता है नर्व में जो इम्पल्स कंडक्ट होता है, हमें कैसे पता, इसका क्या एविडेंस है कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा फिजिक्स वाले मैटर से समझाने का ट्राई करेंगे। सुनना बात, हम एक क्या करते हैं, एक्सोन का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक्सोन का डायग्राम बना लेते हैं, पूरा एक्सोन बना लेते हैं, ये पूरा एक्सोन। सर इतना बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक्सोन जो ब्लैक कलर में ड्रॉ किया है वो एक्सोलिमा, क्योंकि एक्सोन की झिल्ली है, अंदर वाला जो मटेरियल होगा वो एक्सोप्लाज्म होगा। अब मैं नर्व इम्पल्स कंडक्शन को
3 पॉइंट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो नर्व का इम्पल्स होता है, जो मैसेज होता है, वो एक नर्व में से 3 स्टेप फॉलो करता है। 3 स्टेप कौन से? पहला पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और तो तीसरा रीपोलराइज्ड। एक इम्पल्स इन 3 स्टेप को फॉलो करते हुए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। पोलराइज्ड का मतलब हिंदी में होता है ध्रुवित, डीपोलराइज्ड विध्रुवित और रीपोलराइज्ड का मतलब पुनर्ध्रुवित। यानी कि न्यूरॉन पहले डिस्चार्ज बैठा है, फिर चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा, मतलब ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसमें चलती रहेगी। अब देखना कैसे। इन तीनों स्टेप को समझाने के लिए मैं एक काम करूंगा, इस एक्सॉन को 3 पार्ट में बांट लूंगा। ठीक है, इसको मैंने 3 पार्ट में बांट लिया। जो तीनों स्टेज थी उनको समझाने के लिए इसको मैंने 3 पार्ट में बांट लिया। पहली स्टेज में मैं समझाऊंगा पोलराइज्ड स्टेज, दूसरे हिस्से में समझाऊंगा मैं डीपोलराइज्ड, और तीसरे में मैं समझाऊंगा रीपोलराइज्ड। ठीक है सर, समझाओ, कैसे समझाओगे? पोलराइज्ड का मतलब मैं बताता हूं। एक जब न्यूरॉन, हमारा न्यूरॉन बिल्कुल रेस्टिंग फेज में, ये मेरा हाथ बोर्ड पे बिल्कुल रेस्ट फेज में पड़ा है, तो जिस हाथ के, इस रेस्ट फेज हाथ के जो न्यूरॉन होंगे वो पोलराइज्ड स्टेज में होंगे। यानी इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम रेस्टिंग फेज। यानी कि बिल्कुल रेस्टिंग फेज है, बिल्कुल हाथ बोर्ड पे रखा हुआ है, इसको कोई इंपल्स नहीं दिया, इस पर कोई चोट नहीं पहुंचाई, तो बिल्कुल रेस्टिंग फेज में ये क्या होता है? पोलराइज होता है। पोलराइज्ड न्यूरॉन की विशेषता क्या होती है कि पोलराइज्ड न्यूरॉन के अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल समझ में नहीं आ रहा। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों? समझना, होता क्या है कि जो न्यूरॉन होता है उसकी जो एक्सॉन पार्ट होता है उसके ऊपर चैनल और गेट पाए जाते हैं। सर चैनल और गेट, इन दोनों के बारे में डिस्कस हम लोग सेल जो पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे, लेकिन एक बार याद रखना, चैनल और गेट पाए जाते हैं। कैसे? और पंप भी पाए जाते हैं। सॉरी, कैसे? इस पर सोडियम चैनल पाए जाएंगे, सोडियम चैनल भी होंगे, पोटेशियम चैनल भी होंगे, ठीक है, और सोडियम पोटेशियम पंप भी होगा। सोडियम पोटेशियम पंप। एक बात ध्यान रखना, बायोलॉजी में जहाँ पे पंप की बात आती है, फॉर एग्जांपल हम लोग घर में जो मोटर होती है, जो मोटर पंप होता है उसी की बात कर लेते हैं। उसको चलाने के लिए जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, एज इट इज़ हमारी बॉडी के पंप को चलाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो होती है ATP। तो एक बात ध्यान रखना, सोडियम पोटेशियम पंप को जब भी काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप जब भी काम करेगा तो वो ATP का खर्च करेगा, मतलब ये एक एक्टिव स्टेज में काम करेगा। ठीक है सर, पोलराइज्ड स्टेज बता रहे थे, रेस्टिंग फेज बता रहे थे, हाथ बिल्कुल सीधा पड़ा था, कोई इंपल्स नहीं दिया था, अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था। सर अंदर नेगेटिव चार्ज है क्यों और बाहर पॉजिटिव चार्ज है क्यों? इसका रीज़न समझाओ। अंदर नेगेटिव चार्ज होने के 2 या 3 रीजन दिए जाते हैं। अंदर नेगेटिव चार्ज एक तो इसलिए होता है कि इसके अंदर एक नेगेटिव प्रोटीन पाई जाती है, एक नेगेटिव प्रोटीन जो क्या करती है, अंदर के नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देती है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या कि पोलराइज्ड स्टेज में सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होता है, ना करके सोडियम और पोटेशियम चैनल। ध्यान रखना, पोलराइज्ड स्टेज में, रेस्टिंग फेज में सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होंगे। सर सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होगा तो ये ATP कोलैप्स करेगा, ATP खाएगा। सर ATP खाएगा तो काम क्या करेगा? एनर्जी तो इसने ले ली, लेकिन इसका काम क्या है?
इसका काम है, ये एक जोन बना रहा हूँ मैं फिर से, ये एक जोन है, ये मैंने सोडियम पोटेशियम पंप बना दिया। ये क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी यूज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, बिजली यानी एनर्जी खा रहा है, तो कोई अच्छा काम ही करेगा, कोई हार्ड काम ही करेगा। ये क्या करता है, तीन सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन, इनका फेरबदल करता है। सर फेरबदल कैसे, ध्यान रखना एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो 3 सोडियम आयन को एक्सोप्लाज्म में से बाहर निकालता है ईसीएफ में। फिर से सुनना, सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयन को एक्सोप्लाज्म में से ईसीएफ में भेजता है और ईसीएफ से 2 पोटेशियम आयन को अंदर की ओर भेज देता है। तो इससे मैं एक बात बोल दूं कि जो ईसीएफ है उसमें सोडियम आयन ज़्यादा होंगे और जो आईसीएफ है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, एक्सोप्लाज्म में, उसमें पोटेशियम आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है सर। तो सर अंदर नेगेटिव होने का इससे क्या रिलेशन, अब एक थोड़ी सी मैथ्स लगाना, बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, ठीक है, और अंदर 2 ही पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, 2 ही पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अंदर तो 1 का लॉस ही हो रहा है, अंदर जो 2 जा रहे हैं बाहर 3 आ रहे हैं, तो अंदर तो 1 का लॉस हो रहा है, यानी माइनस लग रहा है ना अंदर, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है, तो इसलिए अंदर की ओर माइनस हो गया। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, अंदर माइनस क्यों हुआ। 2 रीजन सर आपने दे दिए कि पहला सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होता है, एनर्जी खाता है, क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर भेज देता है और 2 पोटेशियम को अंदर भेज देता है, और अंदर और बाहर का हम टोटल निकालते हैं तो अंदर 1 का लॉस हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, अंदर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है। और अंदर हम जानते हैं पोटेशियम ज़्यादा होता है और बाहर ईसीएफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा होता है। ठीक है सर, मान लिया। पोलराइज्ड स्टेज हमने कवर कर ली। अब हम क्या करते हैं, इस जो हमारा हाथ था, जो हमारा हाथ पड़ा था बोर्ड पे, इसको हम कोई इम्पल्स देते हैं। ये हमारा हाथ बोर्ड पे रेस्टिंग फेज में पड़ा है, इसको हम कोई मैसेज देते हैं, ठीक है, ये इसको हम लोगों ने पिंच कर दिया, तो क्या करेगा, ये जो पोलराइज्ड स्टेज थी ना, ये डीपोलराइज में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे ही तुम इसको हाथ को मैसेज दोगे ना, तो अब क्या करेंगे, इस दूसरे पार्ट को समझा रहा हूँ, यहाँ के जो सोडियम चैनल है ना वो एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ के सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे। हम जानते हैं कि जो पोलराइज्ड स्टेज थी, रेस्टिंग फेज था, इसमें अंदर नेगेटिव ज़्यादा था। सोडियम चैनल ओपन होते ही जो बाहर का सोडियम है वो बहुत ही जल्दी से अंदर आएगा, सर अंदर तो नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव बहुत जल्दी अंदर आ रहा है, तो अंदर तो सर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। इसीलिए हम जानते हैं डीपोलराइज्ड स्टेज में पोलराइज्ड स्टेज का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पोलराइज्ड स्टेज में एक न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, एक्सॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, एक्सॉन के आईसीएफ में या फिर एक्सोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी का उल्टा डीपोलराइज्ड में एक्सॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा और बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है सर, मान लिया बात। ये तो बिल्कुल सर रिवर्स कंडीशन होगी, न्यूरॉन तो पूरा गड़बड़ हो गया, बौखला गया न्यूरॉन तो सर। अब क्या करें, अब क्या होता है, अब इस जो चार्जेस का चेंज हुआ ये न्यूरॉन को सहन नहीं होता। अब क्या करता है, जो डीपोलराइज्ड स्टेज है ना वापस पोलराइज्ड होने का ट्राई करती है, उस फेज को हम बोलते हैं रीपोलराइज्ड। लेकिन डीपोलराइज्ड स्टेज की हम लोग कुछ बातें बताते हैं कि अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है। इस फेज में, डीपोलराइज्ड फेज में सिर्फ सोडियम चैनल एक्टिव होंगे, सिर्फ सोडियम चैनल एक्टिव होंगे। हाँ, पोटेशियम और सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बहुत ही बिल्कुल लेस अमाउंट में एक्टिव होते हैं। अगर मेन पूछा जाए तो कौन सा एक्टिव होता है, सोडियम चैनल एक्टिव होता है। और वही पोलराइज्ड की मैं बात कर रहा था, कंपैरिजन कर रहा था, तो पोलराइज्ड स्टेज में क्या होता है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें यहाँ ये एक्टिव होगा और डीपोलराइज्ड फेज में सोडियम चैनल ओपन होंगे। पंप चैनल और जो गेट होंगे उनका हम सेल वाले बायोलॉजी में पूरा डिस्कशन कर लेंगे।
ठीक है सर, डीपोलर स्टेज हो गया। अब क्या करता है कि जो न्यूरॉन था वो बौखला गया, अब इसको वापस अंदर नेगेटिव लेके आना है, तो क्या करेगा, फिर से यहाँ पर रीपोलर स्टेज चालू होगी। रीपोलराइज मतलब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो गया और पोटेशियम पंप एक्टिव हो गया, सॉरी पोटेशियम चैनल खुल गए। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप खुला, पोटेशियम चैनल खुला, तो क्या होते हैं, ये बहुत ही पोटेशियम चैनल बहुत लेस अमाउंट में खुलता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, फटाफट है ना अपना काम करना चालू कर देता है, यानी कि वही 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, तो वापस से अंदर नेगेटिव चार्ज बन जाता है, वापस से अंदर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। सर आपने नेगेटिव पॉजिटिव का खेल बता दिया, इम्पल्स कंडक्शन कैसे, अरे बिल्कुल, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम जो बता रहे थे ना, यही नर्व इम्पल्स कंडक्शन है। जो बदलाव हो रहा है चार्जेज में, जो हम लोग चार्ज शो कर रहे हैं, वो होते हैं नर्व इम्पल्स। सर कितना इम्पल्स होगा, हम लोग जो रेस्टिंग पोटेंशियल बताते हैं ना, पोलराइज्ड स्टेज बताई थी, जब एक न्यूरॉन स्थिर अवस्था में होता है, रेस्टिंग फेज में होता है, तो उसका बोलते हैं -70 मेम्ब्रेन वोल्ट। ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग फेज में इसके अंदर का चार्ज होता है -70 वोल्ट। अंदर की बात होगी सर डीपोलराइज्ड स्टेज बता रहे थे, तो इसमें क्या होता है सर, अंदर पॉजिटिव चार्ज चला गया तो इस अंदर हो जाता है +30 मेम्ब्रेन वोल्ट। ये डाटा ध्यान रखना। रेस्टिंग फेज में, पोलराइज्ड फेज में अंदर जो चार्ज होता है वो होता है -70 मेम्ब्रेन वोल्ट, डीपोलर स्टेज में प्लस का 30 मिलीवोल्ट। इसलिए इसको, ये क्या होता है, अगर अंदर प्लस आ गया ना, अगर न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज भर गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना नर्व का इम्पल्स का कंडक्शन करने लग जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। सो ध्यान रखना, रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, और एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, प्लस का 30 मिलीवोल्ट। ये प्लस माइनस हम लोग क्या बताते हैं कि अंदर का जो चार्ज और बाहर का जो चार्ज है उसका कंपैरिजन करके हम लोग बता देते हैं, ठीक है। प्लस अगर अंदर पहुंच गया चार्ज, तो इसका मतलब वहाँ पे इम्पल्स बना हुआ है और वो आगे जाना चाहता है। अब हमारे दिमाग में एक डाउट आता है, क्या डाउट आया, सर रेस्टिंग फेज था, पोलराइज्ड फेज था, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप ही एक्टिव क्यों है, पोटेशियम चैनल और सोडियम चैनल भी एक्टिव हो जाने चाहिए। यहाँ पर भी सर सारे क्यों ओपन क्यों नहीं है, सिर्फ हम पर्टिकुलर स्पेशल को ही काउंट क्यों कर रहे हैं, वही क्यों है। इसका क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक में एक लाइन दी गई है, जो ग्राफ बना हुआ है ना एनसीईआरटी बुक में, जो -70 +30 को जो एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है, उस ग्राफ के बिल्कुल साइड में एक लाइन दी गई है कि रेस्टिंग फेज में जो एक्सोलीमा है, रेस्टिंग फेज में जो एक्सोलीमा है, ये एक्सोलीमा सिर्फ और सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिव करने का एडेप्टेशन रखती है। और सुनना इंपॉर्टेंट बात, रेस्टिंग फेज में ये जो एक्सोलीमा होती है ना, वो सोडियम और पोटेशियम के लिए लेस मेम्ब्रेन होती है, लेस पारगम्य होती है, यानी कि रेस्टिंग फेज में सोडियम और पोटेशियम इसके अंदर बहुत ही मुश्किल से आते हैं, और क्लोरीन के लिए पारगम्य होती है। ये एनसीईआरटी बुक बोलती है कि रेस्टिंग फेज में जो एक्सोलीमा होती है वो सोडियम और पोटेशियम के लिए अर्ध पारगम्य या फिर अपारगम्य, यानी कि लेस मेम्ब्रेन या फिर नॉन मेम्ब्रेनस, और क्लोरीन के लिए अधिक पारगम्य होती है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम तो अंदर बहुत मुश्किल से आएंगे, बहुत ही नेग्लेक्ट आएंगे, और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज अंदर इजीली आ सकता है। ये हम लोगों ने बता दिया। अब सर ये इम्पल्स इधर ही क्यों नहीं आया, वो हमारे पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, कहाँ एक्शन पोटेंशियल है कहाँ पे, और एक्शन पोटेंशियल है कहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल है, वो इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक डाउट था, हम लोगों ने क्लियर कर दिया। सर अब एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। रिवीजन में मतलब जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसका मतलब वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, वहाँ पे मैं बात करता हूँ सिर्फ एग्जाम्स के क्वेश्चन की। रिवीजन सुनना, हम लोगों ने सर एक एक्सोन बना दिया, एक्सोन बनाने के बाद हम लोगों ने सर बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव क्यों दिखाया, रीजन बताए थे। पहला, अंदर नेगेटिव प्रोटीन मिलता है, दूसरा सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होता है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेस्टिंग फेज में, पोलराइज्ड फेज में सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होगा, देन डीपोलराइज्ड फेज में सोडियम चैनल ओपन होंगे, रीपोलराइज्ड फेज में सोडियम पोटेशियम पंप और पोटेशियम चैनल ओपन होंगे।
ठीक है सर। सर ओपन तो वैसे बेसिकली सब में होती हैं, सारी होते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है वो ना वो इनका होता है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो इनको टिक करना है, ठीक है। ये हम लोग ने बता दिया। अंदर नेगेटिव का रीजन, एक और सोडियम पोटेशियम पंप बता दिया। 3 सोडियम, ध्यान रखना भाई, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है। कहीं अंदर बाहर का थोड़ा बदल मत देना कि बाहर अंदर कितना जा रहा है, क्या जा रहा है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ, फिर से गौर से सुनना, अंदर से 3 सोडियम बाहर, अंदर से 3 सोडियम बाहर और बाहर से 2 पोटेशियम अंदर जाएंगे। ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है। और पंप की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी खाएगा, मतलब कि एटीपी यूज करेगा। देन हम पोलराइज्ड स्टेज की बात कर रहे थे, रेस्टिंग फेज की बात करते, हाथ बिल्कुल पड़ा था। इसमें हाथ का जो पोटेंशियल बता रहे थे हम लोग -70 मेम्ब्रेन वोल्ट बता रहे थे। देन डीपोलराइज्ड फेज आ गई। डीपोलराइज्ड फेज में क्या होगा कि जो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाएगा, जैसे इंपल्स बना तो यहाँ के जो सोडियम चैनल खुल गए, अंदर जल्दी से सोडियम आना चालू हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में बदल गया। न्यूरॉन बौखला गया, न्यूरॉन बिल्कुल ऐसे तड़पने लग गया। देन क्या हुआ कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो आगे फिर से अपने को बदलने लग गया। तो ये इम्पल्स ऐसे कंडक्ट हो रहा है, इम्पल्स ऐसे आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये स्टेज बदलती जाएगी, पोलराइज्ड टू डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड टू रीपोलराइज्ड, वैसे वैसे ही जो हमारा नर्व का इम्पल्स है, कुछ जो हमारा मैसेज है वो आगे तक जाता रहेगा। सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में कि जो हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे थे, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कैसे होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक हम थोड़ा सा चालू कर ही देते हैं। एक हेडिंग समझाऊंगा मैं कि सिनेप्सिस पढ़ते हैं ना हम लोग। सिनेप्सिस क्या होता है सर? सिनेप्सिस नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, पढ़ा तो है कहीं ना कहीं। सिनेप्सिस का मतलब होता है इम्पल्स का ट्रांसफर होना। जो हम नर्व इम्पल्स कंडक्शन पढ़ रहे थे ना, सिनेप्सिस, सिनेप्स नहीं सिनेप्सिस बोला है मैंने। सिनेप्स अलग होता है, सिनेप्सिस अलग होता है। सिनेप्सिस का मतलब होता है इम्पल्स का या किसी मैसेज का आगे ट्रांसफर होना, मैसेज का ट्रांसफर होना, मैसेज का ट्रांसफर होना। ये थोड़ा ध्यान रखना। सिनेप्सिस का मतलब इम्पल्स या मैसेज का आगे ट्रांसफर होना। ये सिनेप्सिस होता है ना, ये 2 टाइप से होता है। पहला होता है इलेक्ट्रिक सिनेप्स, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस। दूसरा होता है केमिकल सिनेप्सिस, दूसरा होता है केमिकल सिनेप्सिस। इनका थोड़ा सा डिफरेंस समझना। जो इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि जो हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये रफ डायग्राम बनाया, जो हम लोगों ने न्यूरॉन का रफ डायग्राम बना दिया। इसमें क्या होता है कि जो अगला न्यूरॉन होता है ना, जो अगला न्यूरॉन होता है वो बिल्कुल टच में होता है इसके, वो बिल्कुल टच में होता है। यानी कि इसके जो डेंड्रोन और डेंड्राइट्स होते हैं वो इसके बिल्कुल पकड़े हुए होते हैं इसको। ये होता है इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस। इसमें बिल्कुल स्पीड से इम्पल्स का ट्रांसफ़र होगा। केमिकल सिनेप्स में क्या होता है कि केमिकल सिनेप्स, हमारे सिलेबस में जो डायग्राम में दिया गया वो केमिकल सिनेप्स का दिया गया हुआ है। क्या कि सर ये नर्व बना तो दी, हम लोगों ने एक नर्व बना दी, एक नर्व बना दी। जो दूसरी नर्व बनाते हैं ना, तो इनके बीच में एक गैप रह जाता है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक दरार। ठीक है सर, दोनों दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते, बहुत ही शूडो कॉन्टैक्ट होता है, बहुत ही शूडो कॉन्टैक्ट, आभासी संपर्क होता है। शूडो कॉन्टैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो ये हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो ये ऊपर सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ बनाई थी, सिनेप्टिक वेसल्स बनाई थी, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से क्या होता है कि जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकली हो गया, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से हो गया। सर मिलते कहाँ पे? जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन केमिकल सिनेप्सिस से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करते हैं। और जो हम लोग बात करते हैं नॉन कोर डेटा की,
नॉन कोर्डेटा, जैसे जो हेलमिन्थ्स की बात करते हैं, प्लेटिक हेलमिन्थ्स वगैरह, या फिर जो पुराने हमारे एंसेस्टर हैं उनमें जैसे कि नॉन कोर्डेटा ग्रुप है ना, उसमें मोस्टली क्या मिलते हैं, इस टाइप के सिनेप्सिस मिलते हैं। ठीक है सर, आए बात समझ में। और केमिकल सिनेप्सिस क्या होते हैं, ये लेटेस्ट और डेवलप सिनेप्सिस होता है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलता है। सो आज की क्लास के में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।